हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी आप लोग को बहुत अच्छे से करवाऊंगा ताकि आपको प्रीलिम्स को निकालने में ज़्यादा दिक्कत की सामना ना करना पड़े। इसी सीरीज़ में मैं पॉलिटी का तो कोर्स लॉन्च ही कर दिया हूँ जो आपके चैनल पे आ ही रहा है। साथ ही साथ हम आज से इकोनॉमी भी शुरू करेंगे। तो मैंने बताया था कि इकोनॉमी के लिए जो हमारा सोर्स होगा वो मृणाल सर का पीडीएफ होगा। तो देखिए, इकोनॉमी में हर साल जो है ना प्रीलिम्स में तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसमें जो बैंक में जो तीन चार जो सेक्टर है उससे ज़्यादा पूछता है। एक है आपका मनी बैंकिंग फाइनेंस, जिससे 2022 में 8 क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसी तरह बजट से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी और एफआरबीएम एक्ट, ये सब पढ़ेंगे, उससे 3 क्वेश्चन आया था। और इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट से 4 क्वेश्चंस। सेक्टर्स होते हैं जो एमएसएमई सेक्टर्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक, उससे आए थे आपके 4 क्वेश्चंस। इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चंस और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ये सब हम लोग पॉवर्टी ये सब पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन कुछ कुछ साल में आए हैं क्वेश्चन। तो ये जो 3, 4, 5 सेक्टर हैं, यही सब में हम लोग फोकस करेंगे। ये टोटल जो पीडीएफ है आपका, अगर पीडीएफ को आप देखेंगे तो ये जो है पीडीएफ आपका 1000 पेज के आसपास है, ठीक है। टोटल कितने पेजेज हैं इसमें, देखिए लिखा हुआ 1007। लेकिन ये पूरा काम का नहीं है, इसमें वही काम का है मैं जो आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी मृणाल सर ने समझाने के लिए इतना सारा उनका जो है पेज में वो एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन हम आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे टाइम में धीरे धीरे कवर करके हो जाए। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ मार्च और मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका सिलेबस यूपीएससी प्रीलिम्स का कंप्लीट हो जाए। फिर आप जो है 30-40 दिन जो भी बचेगा, आपका एग्ज़ाम जो है 28 मई को है। तो जो अप्रैल में आपको जो 20 दिन बचेगा और मई में जो आपको 25 दिन बचेगा, मीन्स 45 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, जो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल जो मान लेते हैं, अगर 1000 पेज मृणाल सर का है तो डेली हम अगर 40 पेजेज भी करते हैं तो 25 डेज में ये हो जाएगा। और 40 पेजेज करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे आराम से उसको करवा दूँगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, आराम से फोकस होकर पढ़ना है। देखिए तो जब आविष्कार नहीं हुआ था तो उसके पहले भी लोग जो है ना ट्रेड करते थे, ठीक है। तो कैसे ट्रेड करते थे, तो एक सामान लो और उसके बदले दूसरा सामान देना पड़ता था, उसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ दिक्कत होता था। क्या दिक्कत होता था, जैसे पहले दिक्कत है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब मेरा जो वांट है और आपका जो वांट है दोनों फुलफिल होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास पेप्सी का बॉटल है और आपको बदले में चाहिए ओनियन, मुझे ओनियन चाहिए और इसके पास कि इसको क्या चाहिए, पेप्सी। अगर दोनों का डिमांड फुलफिल होगा, वांट, तभी एक ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन मान लो इसको ओनियन की जगह इसके पास टोमेटो है, लेकिन आपको क्या चाहिए, ओनियन चाहिए, तो क्या आप इसके साथ करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसीलिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का दिक्कत है, दोनों का वांट्स कोइंसाइड करना चाहिए। दूसरा क्या, सर्च कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस आदमी के पास ओनियन है, किस आदमी के पास टमाटर है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हाई हो जाएगा। पेरिसेबल आइटम है, अब चूँकि ओनियन है, टमाटो है, वो ख़राब हो जाएगा, तो उसका जो पेरिसेबल आइटम है उससे इसका वैल्यू का लॉस होता है। और क्या होता है, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर को ये प्रमोट नहीं करता है। अभी ये क्या चाहेगा कि मैं ऐसा आदमी बन जाऊं कि मैं ओनियन भी उगा लूं, मैं टोमेटो भी उगा लूं, तो क्या होगा, ये आदमी जनरल काम करने लगेगा सब, टोमेटो भी, मतलब इसका स्पेशलिटी खो देगा। क्यों, क्योंकि इसके पास चीज़ आएगा कि हमको वो सब सारे चीज़ मिल जाए जो हमको जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए ये सोचेगा हम सब चीज़ को अपने खुद से करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा और डिवीजन ऑफ लेबर भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, मनी का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी और तीसरे को कंटिजेंट। प्राइमरी मतलब 2 होता है, याद रखिएगा। एक वैल्यू नापते हैं, जैसे मान लीजिए आप जो मोबाइल को से पढ़ रहे हैं या टैब से, तो उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, 5000, 10,000, 20,000, तो वैल्यू के रूप में किसी चीज़ को नापना। साथ ही साथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
किसी चीज़ को हमें एक्सचेंज करना है, किसी चीज़ को परचेज करना है, जैसे आप कोई कोर्स लेते हैं तो पैसे से लेते हैं, या कोई सामान लेते हैं, मैगी खाना है तो उसको जो है वैल्यूज़ हम लोग पैसे से ही नापते हैं। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में 3 आता है, एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा होता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू और तीसरा होता है डिफर्ड पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हम पैसे को स्टोर करके बैंक में रख सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मतलब मान लीजिए मुझे मैगी ख़रीदा तो किसी को ट्रांसफ़र करना है वैल्यू, तो फ़ोनपे से ट्रांसफ़र कर दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। डिफर्ड पेमेंट मतलब आज सामान खरीद लिया और कल EMI के बेसिस पे किसी को पेमेंट कर देना, उसको बोलते हैं डिफर पेमेंट, अभी नहीं देंगे बाद में देंगे, ठीक है। उस अब कंटीजेंट फंक्शन होता है जो प्रासंगिक कार्य बोलते हैं, जैसे क्रेडिट सिस्टम जो होता है फाइनेंशियल मार्केट में उसको बोलते हैं, जैसे लोन वोन का जो प्रोसेस होता है वो होता है मनी में ही। उसी तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब हम इम्प्लाई करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है 4, ठीक है। लैंड होता है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो मान लो कोई फैक्ट्री है, उसको ज़मीन चाहिए तो पैसे में पेमेंट करेगा, लेबर लेना है तो उसको देना पड़ेगा वेजेज, कैपिटल है तो उसको प्रॉफिट, और एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसको जो भी खर्चा पड़ेगा, तो इसलिए उसको किस में नापते हैं, वैल्यू में, मनी में। साथ ही साथ जो नेशनल इनकम और टैक्सेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टैक्स वैक्स कलेक्शन होता है, वो सभी पैसे से होता है। तो ये मनी का 3 वैल्यू था, 3 जो फंक्शन था, सेकेंडरी, प्राइमरी और कंटिजेंट। अब देखिए मनी का जो इवैल्यूएशन हुआ है, तो एक बैग अभी आप जो आपके पैकेट में जो पैसा है वो शुरू से ही पैसा नहीं होगा, ठीक है ना। पहले लोग क्या यूज करते होंगे, कमोडिटी यूज करते होंगे, जैसे हाथी का दांत हो गया या सीप हो गया, या फिर जो है वेल का दांत हो गया, कोकोआ बीन्स, ये सब होता था इसमें। उसके बाद मेटालिक मनी आया। मेटालिक मतलब जो गुप्ता समय में या कनिष्क के टाइम में ये सब जो आपका सिक्का होता था लोहा, सोना का, चांदी का, वो हो गया। फिर उसके बाद आ गया पेपर करेंसी जो प्रेजेंट टाइम में है, जो कॉइन करेंसी है। उसके बाद बैंक मनी आया, जिससे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी है, जिसका एक एग्जांपल बिटकॉइन है। तो देखिए जो कमोडिटी मनी होता था पहले, उसमें ये सारे चीज़ आते थे, है ना। आयरन नेल्स आते थे, बियर का पेल्ट्स, कोकोआ बीन्स, ये सब। तो इसको क्या दिक्कत होगा, पेरिसेबल होगा, सड़ जाएगा ना। कोकोआ बीन्स है तो ख़राब हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कोई वो छोटा छोटा बीन्स होगा, कोई बड़ा बीन्स होगा, ठीक है, तो उसका दिक्कत है। वेल टीथ प्योर भी नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि किसी देश में हाथी का जो वेल का दांत का बहुत वैल्यू होता होगा उस समय, लेकिन हो सके कि दूसरे देश में नहीं होगा, तो फॉरेनर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस देश में वेल का जो दांत है उसका वैल्यू नहीं है। तो ये दिक्कत होता था कमोडिटी मनी का। फिर जाके उसको ओवरकम करने के लिए आ गया मेटालिक मनी। तो मेटालिक मनी क्या होता था, जो राजा और व्यापारी जो मतलब इशू करते थे, ठीक है। सोने का भी हो सकता था, जैसे कि इंडो ग्रीक और कुषाण ने गोल्ड कॉइन लाया। गुप्ता जो है सबसे स्पेक्टेकुलर लाया, मतलब देखने में एकदम मस्त मज़ा आ जाता था, जिसमें वीणा बजाता था हुआ राजा का चित्र है। उसके बाद वाइफ के साथ खड़ा है, उसका चित्र है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में टाका आया और रुपया आया, शेरशाह सूरी ने लाया, सिल्वर कॉइन अकबर ने मोहर लाया, ठीक। मेटालिक मनी 2 टाइप का होता है, एक होता है फुल बॉडी, एक होता है टोकन। फुल बॉडी का मतलब ये है कि जितना उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो या तो उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है या कम। मतलब कहने का ये है, फेस वैल्यू मान लो कोई सिक्का है, ठीक है, इस पर इसका वैल्यू है 10 रुपये, लेकिन ये बना है गोल्ड से, ठीक है। अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब किस चीज़ से बना है उसका वैल्यू, तो अगर तो क्या होगा, अगर ये सोने का सिक्का है और इसका वैल्यू तो 10 रुपये है, लेकिन सोना से बना है, तो इसका जो अगर हम सोना को बेचेंगे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वैल्यू कितना है, 10। तो वैसे कॉइन जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस चीज़ से बना है उसका वैल्यू अगर ज़्यादा है इसके फेस वैल्यू कितना है, फेस मतलब जिस पर लिखा हुआ है कितना है, 10। तो अगर वो ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, और नहीं तो टोकन कॉइन। तो अभी के जो प्रेजेंट में हम लोग सिक्का यूज करते हैं उसमें जितना वैल्यू मान लो 10 रुपये का सिक्का है, तो ये किस चीज़ से बनता है, कॉपर और निकल से बनता है। तो अगर हम कॉपर निकल को मेल्ट करके अगर बनाएंगे तो उसका वैल्यू 10 रुपये से कम होगा। तो इसीलिए फेस वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, इसलिए वो टोकन कॉइन है। लेकिन पुराने समय में सोना चांदी का सिक्का रहता था, लेकिन उसके पे जो फेस वैल्यू होता था वो मेटल्स से कम होता था, इसलिए उसको फुल बॉडी कॉइन बोलते थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता था उसका कि जो लोग होते थे वो सिक्का को मेल्ट करके और पुराना नकली चीज़ उसमें मिला देते थे, जिसको उससे क्या होता था, सिक्का का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके फेस वैल्यू से कम होता रहता था, उसको हम लोग डिबेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अभी का क्या है कि कॉइनेज एक्ट के तहत अगर आप सिक्का को मेल्ट करके अगर कुछ बनाते हैं तो आपको एक पनिशमेंट है। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया, प्रीशियस मेटल कॉइन और पेपर करेंसी, ठीक है।
अब आइए देखिए पेपर करेंसी। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है क्या पेपर करेंसी का? नहीं होता है, क्योंकि पेपर का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो पेपर जो मनी होता है वो दो टाइप का होता है। उसमें एक होता है फिएट मनी। तो फिएट मनी किसे बोलते हैं? देखिए फिएट मनी होने के लिए दो कंडीशन आपको साथ साथ होना पड़ेगा। पहला ये कि ये फिजिकल करेंसी या फिजिकल कॉइन या वर्चुअल कॉइन या डिजिटल कॉइन में हो, मतलब या तो वो कॉइन हो या वो करेंसी हो, ठीक है। ये फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल। दूसरा कंडीशन क्या है साथ साथ, कि इसको किसी राजा देश के द्वारा इसको इशू करना चाहिए। कोई राजा इसे करे, मतलब या कोई किंग करे, या वो राजा किंग एक ही चीज़ है, या फिर कोई बैंक करे, सेंट्रल बैंक, या कोई गवर्नमेंट करे। तो अगर ये दोनों कंडीशन, मतलब कॉइन करेंसी हो और दूसरा जब ये राजा या कोई गवर्नमेंट इशू करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेपर मनी, ठीक है। फिर उसको उसी पेपर मनी को क्या बोलते हैं? फिएट मनी। देखिए पेपर मनी में सिर्फ पेपर वाला नहीं आता है, इसमें कॉइन करेंसी दोनों आता है, सिक्का भी आएगा, नोट भी आएगा। तो फिएट मनी क्या हो गया? कॉइन या करेंसी हो, दूसरा किसी इन दोनों के द्वारा, ये सब के द्वारा इशू होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो सिक्का होता है, सभी सिक्का, ठीक है, 50 पैसा से लेके 1000 तक, वो इशू करता है कौन? इंडियन गवर्नमेंट इशू करता है कॉइनेज एक्ट के आधार पे। और 1 रुपये का जो नोट होता है वो भी कौन इशू करता है? उस पर साइन किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। उसको भी कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। तो आरबीआई इशू क्या करता है? जितने भी करेंसी नोट हैं, 1 रुपये से अगर बड़ा का नोट है तो आरबीआई एक्ट के अंदर वो आरबीआई इशू करता है। और करेंसी नोट पे साइन होता है गवर्नर का, जो लिखा था आई प्रॉमिस टू पे, मतलब मैं धारक को, जो भी इस नोट का धारक है जिसके पास है, उसको इतना रुपये देने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा इस चीज़ इसी में होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर इसी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। तो लीगल टेंडर मतलब क्या? सबसे पहले देखिए वो एक फिएट मनी होना चाहिए, मतलब या तो कॉइन होना चाहिए या तो करेंसी, और किसी राजा सरकार के बैंक के द्वारा इशू होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई आदमी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए उसको बोलते हैं लीगल टेंडर। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें, 100 रुपये का आपने सामान लिया, मान लीजिए आप इसको 10 रुपये का 10 नोट दे रहे हैं, तो ले लेगा, एकदम ले लेगा। बोल रहे हैं इसको डॉलर में देंगे, $1.5, तो क्या वो आदमी दुकानदार लेगा? नहीं लेगा। तो जो डॉलर है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में लीगल टेंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने वाला बोल देगा कि मुझे रुपया में दो, ठीक है। तो उसको हम लोग लीगल टेंडर बोलते हैं। पहला ये फिएट मनी होना चाहिए, दूसरा जो भी आप डेब्ट और ट्रांजैक्शन करेंगे, दूसरा पार्टी उसको रिफ्यूज़ नहीं करेगा लेने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट दिया, आप समझ गए ना लीगल टेंडर क्या होता है? सामने वाला आदमी उसको मना के लिए, लेने के लिए मना नहीं करेगा। और पहला दूसरा कंडीशन क्या है कि ये एक फिएट मनी होनी चाहिए। फिएट मनी मैंने बता दिया कि उसको कोई सरकार, कोई बैंक इशू करेगा, सेंट्रल बैंक, और दूसरा वो पेपर करेंसी में होगा, मतलब कॉइन और करेंसी में होगा, बस, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन हो रहा है तभी उसको लीगल टेंडर बोलेंगे। उसके बाद आपको ये समझने के लिए टेबल है। उसके बाद आगे आते हैं। अब लीगल टेंडर दो टाइप का होता है, एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड मतलब आप कुछ ट्रांजैक्शन तक ही वो आदमी आपको एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लो ये आपने ख़रीदा, कुछ मोबाइल ख़रीदा, वो मान लो 8000 का है, तो क्या उसको 1 रुपये का सिक्का लेंगे तो वो ले लेगा? नहीं लेगा ना। जबकि 1 रुपये का जो सिक्का है वो क्या है? लीगल टेंडर है, क्योंकि उसको आरबीआई इशू करता है और सामने वाला मना नहीं कर सकता है। लेकिन मना करेगा कब? एक लिमिट से ऊपर, इसीलिए वो लिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है। जैसे अब 1 रुपये का करेंसी से मैक्सिमम 1000 तक पेमेंट कर सकते हैं, 50 पैसा से मैक्सिमम 10 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। तो कॉइनेज एक्ट के अंदर जो है ये सब लीगल टेंडर है, ठीक। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब नोट। फिर भी आरबीआई एक्ट में ये बोला है कि कोई भी बैंक नोट लीगल टेंडर है। तो हमें याद क्या करना है कि कॉइन और करेंसी क्या है? लीगल, थोड़ा अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब लिमिटेड लीगल टेंडर है, और जो नोट है वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक नोट क्या है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये फिर उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि आप लीगल टेंडर से क्या समझते हैं। तो क्या ये विच इज़ टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फ्री ऑफ लीगल वेजेज, क्या वो कोर्ट में पैसा देने के लिए जो ताकि लीगल केस हम लड़ें वो वाला। क्या ये क्रेडिटर कंपल्सन है कि वो सेटलमेंट ऑफ क्लेम करे? हो सकता है। आगे देखते हैं। क्या ये चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई।
और ये क्या है, ये मनी से मेटालिक मनी है? नहीं, वो तो मेटालिक मनी होता है, तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे देखते हैं। CDS में पूछा गया, इन इंडिया मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल 50 पैसा। हाँ, 50 पैसा ही है। कॉइन बिलो 50 पैसे इज नॉट ए लीगल टेंडर। सही में लीगल टेंडर नहीं है, क्योंकि ये फिएट मनी तो है, लेकिन क्या ये अभी तो चलता ही नहीं है 50 पैसे से नीचे। तो इसका आंसर दोनों होगा, हमने पूछा है करेक्ट, तो क्या होगा? बोथ 1 और 2। आगे देखते हैं। तो RBI ने जो नेत्रहीन लोगों हैं उनको पहचानने के लिए एक ऐप लेके आया था, उस जिसको बोलते हैं मनी ऐप। ठीक है, तो मनी ऐप क्या, चूँकि अंधे लोग देख नहीं पाते हैं, तो उसका मनी जो स्कैन करेगा तो उसका कुछ वाइब्रेशन जनरेट होता है मोबाइल में, इसको वो मनी ऐप से उसको लेके कौन आया? RBI। ठीक। लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें पता नहीं चलता कि नोट सही असली है या नकली, बस पता चल जाता है क्या, ये कितने रुपए का नोट है। आगे देखते हैं। ये जो टेबल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है, फालतू है ये। फिर देखिए, जो बैंक नोट में लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि मान लीजिए 10 रुपये का नोट है, उसमें लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। तो इसका मतलब ये है कि बैंक के पास अगर आप जाते हैं तो सामने वाला आदमी आपको उसी डिनोमिनेशन का पैसा दे देगा। मतलब 10 रुपये है तो आपको 1 रुपये का 10 नोट दे दे, या 1 रुपये का 5 रुपये का 2 नोट दे दे, ठीक है, या 50 पैसा 20 दे दे। मतलब उसी डिनोमिनेशन में उसी वैल्यू का आपको एक्सचेंज करके दे देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। ठीक है, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। अगर 100 रुपये लेके जाएंगे तो 101 रुपये नहीं मिलेगा। तो जो करेंसी नोट होता है वो 0 इंटरेस्ट है, कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एनोनिमस बियरर है, मतलब कोई भी आदमी लेके जा सकता है, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, जिसके पास नोट होगा उसको दे देगा। ठीक। तो पुराने समय में क्या होता था, इसका मतलब होता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, मतलब कि अगर पहले उसको गोल्ड से करते थे कि एक 100 रुपीज़ मतलब 45 ग्राम गोल्ड एग्जाम्पल के रूप में। तो आप 100 रुपये लेके जाएंगे तो आपको 45 ग्राम गोल्ड दे देगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आप 100 रुपये लेके जाएंगे तो आपको उसी के डिनोमिनेशन में 10 का 10 नोट दे देगा, या 5 का 20 नोट दे देगा, 1 रुपये का 100 सिक्का दे देगा, ऐसा। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। कोई इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट नहीं होता है, और कोई भी सोना और चांदी से इसका लिंक नहीं है। ये टोकन कॉइन होता है। ठीक, टोकन कॉइन मैंने बता दिया, किसी भी चीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जिस चीज़ से वो बना है, अगर उसका फेस वैल्यू से कम है तो वो। देखिए, फिएट मनी जो होता है बता दिया, जिसको बैंक इशू करता है या उस सरकार इशू करेगा, प्लस कॉइन करेंसी में होता है, उसको फिएट मनी बोलते हैं। तो फिएट मनी को भारत सरकार ने डिमोनेटाइज कर दिया, जिसको हम लोग बोलते थे नोटबंदी, लेकिन ऑफिशियल में उसको विमुद्रीकरण बोलते हैं। तो अभी तक जो हुआ है वो आपका हुआ है डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, बहुत बार हुआ है, ठीक है ना, 2016 में हुआ था। ठीक, तो उसी से रिलेटेड टर्म है रीडिनोमिनेशन, ये आपका काम का नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया, कमोडिटी मनी हमने पढ़ लिया, हमने फिएट, उसके बाद हमने पढ़ लिया जो है कमोडिटी मनी हमने पढ़ लिया, हमने मेटालिक मनी पढ़ लिया, और हमने जो है पेपर करेंसी वो सब पढ़ लिया। अब हम आएंगे बैंक मनी में, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें बैंक मनी में क्या होगा, आपके पास आप यूज करते होंगे क्रेडिट कार्ड, आप यूज करते होंगे डेबिट कार्ड, आप यूज करते होंगे डिमांड ड्राफ्ट, है ना, चेक यूज करते होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैंक मनी। ठीक है, या डिपॉजिट मनी। ठीक, तो देखिए तो ये सब है। वाइसराय रिपन जो थे 80 से 84 के टाइम में था, आपको पता होगा, तो एक लेके आए थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, जो एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता था। चेक के बारे में क्या समझना है आपको कि चेक में 3 लोग होते हैं। एक कौन होगा, एक मान लो एक आदमी ए है, एक बी है, इसको पैसा देना है, तो ये क्या दे देगा, चेक दे देगा। तो 2 लोग होंगे, एक जो चेक देता है सो, और जिसको देता है वो, और ये किसी बैंक को देगा, किसी बैंक से इशू होगा ना ये चेक, किसी बैंक के द्वारा, तो उसको बोलते हैं 3 लोग हो गए। तो एक तो ड्रॉवर होगा जो भेज रहा है, उसको ड्रॉवर बोलेंगे, जो भेजेगा चेक देगा। ड्रॉई होगा जो बैंक के थ्रू जा रहा है, और पेई होगा जिसको दिया जा रहा है। ठीक, उसी तरह चेक जो होता है वो 2-3 टाइप का होता है। एक होता है स्टेल चेक, मतलब उसमें 3 महीने, अभी मैंने मान लो आपको अभी दिया, और अब 3 महीने के बाद अगर आपने उसको नहीं बैंक में जमा किया तो वो चेक ख़त्म हो जाएगा, उसको स्टेल बोलते हैं। पोस्ट डेटेड मतलब उसमें डेट लिखा होगा, मान लो आज कितना तारीख है, 15 फरवरी 2023, उसमें डेट लिखा रहेगा कि इस डेट के बाद ही आप उसको निकाल सकते हैं, उसको पोस्ट डेटेड बोलते हैं। ठीक है, ओपन बियरर चेक क्या होता है, उसमें जैसे कोई चेक होता है, मैं लिख दिया हूँ कि पे एक्स को पे राम 5000,
तो अगर इसको कोई लेके जाएगा, ठीक है, तो बैंक चेक करके उसको जमा कर देगा, उसको इतना पैसा दे देगा, उसको हम बोलते हैं ओपन चेक, मतलब किसी भी आदमी को दे देगा। लेकिन मान लो इसमें क्रॉस कर दूँ, ऐसे नाम लिख दूँ, पे इतना, पे 5000 रुपीज़, पे 5000 रुपये राम, तो क्रॉस कर दूंगा तो ये पैसा राम के अकाउंट में ही बोलेगा। जब बैंक के पास ये आदमी, कोई भी आदमी लेके जाएगा तो बोलेगा, क्योंकि ये इसमें चेक में ऐसे क्रॉस करके मारा हुआ है, बियरर है, इसलिए उसी आदमी को दो जिसमें इसका नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं बियरर चेक। ठीक है, उतना निटिग्रिटी आपको नहीं समझना है, बस आप मोटा मोटी समझिए, क्योंकि आपने पहले देखा ना कि किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल। आईएफएससी क्या होता है, आपने पता होगा कि बैंक में आप पासबुक में देखते होंगे आईएफएससी कोड लिखा होता है, इसको बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 11 अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है, जिससे हमें पता चल जाता है बैंक का ब्रांच क्या है, पिन कोड क्या है। जैसे मान लीजिए SBIN000285 ऐसा है, तो SBI क्या हो गया, ब्रांच हो गया, बैंक का ब्रांच नाम हो गया। 2852 क्या हो गया, पिन कोड के अलावा इसे मतलब पता चल जाता है। 11 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ाबेट है, नंबर भी, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, इसको आईएफएससी बोलते हैं। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जब आप चेक देखते होंगे तो यहाँ पे नीचे नीचे कुछ लिखा रहता है, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब में, उसको हम लोग बोलते हैं MICR। तो MICR मशीन में वो रीड करता है इसको, मैग्नेटिक को, और फिर देखता है कि किस ब्रांच का है, कितना है, क्या है, कैसा, उसको MICR बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड क्लियरेंस के लिए यूज होता है, 9 डिजिट का होता है, आयरन ऑक्साइड का इसमें इंक होता है। ठीक, एक चीज़ है DD और दूसरा डिमांड ड्राफ्ट। तो DD का मतलब क्या, आपको मान लीजिए अपने कोई कॉलेज में एडमिशन करवाया, आपको पैसा देना है, तो पहले DD मांगता था, तो आप क्या करेंगे, बैंक के पास लेके जाएंगे 40,000 रुपये का, मान लो, वो 40,000 को DD बना के देगा, उसको हम लोग DD बोलते थे। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि आप पैसा पहले से, मान लीजिए आपको पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपको मोबाइल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये आप निकाल लीजिए, 10,000 का शॉपिंग कर लीजिए और बाद में उसको पैसा दीजिए बैंक को। ठीक है, तो उसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास पहले से पैसा नहीं है, लेकिन आप दूसरे को पेमेंट कर देते हैं और बाद में आपको देना पड़ता है। DD में क्या, अभी आगे आपने बैंक में जमा किया पैसा, उसके बाद आपको जो है DDO बना के दिया, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, ये सब काम का नहीं है। अब देखिए, एक होता है चेक, ठीक है, तो चेक में हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम होता है NPCI के बारे में आपको बताऊंगा क्या है ये NPCI। चेक ट्रांकेशन सिस्टम होता है और एक पॉजिटिव पे मैकेनिज्म होता है। देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए मेरे पास चेक है, ठीक है, SBI है, ICICI, ठीक, मान लो मैंने चेक यहाँ पे जमा किया, ठीक है, SBI में, ठीक है, और ये जो अकाउंट है, वो ICICI को पेमेंट करना है। तो पहले क्या होता था, SBI में चेक जाता था, यहाँ का कोई आदमी चेक लेके यहाँ जाता था, फिर अप्रूव होता था और फिर जाके इसको बोलता था हाँ ठीक है, फिर SBI वाले इसमें पैसा डालता था। तो ये एक लेंदी प्रोसेस। अब क्या होता है, चेक ट्रांकेशन सिस्टम में क्या होता है, SBI है ये, ठीक है, ये फ़ोटो खींच के इसको डाल देगा, ठीक है, और जो आदमी जिसका चेक है, मान लो A है, तो A का अकाउंट अगर ICICI में है, तो आप एक फ़ोटो डाल के एक इसको दे देगा, एक इसको ये भेज देगा अपना फ़ोटो चेक का खींच के, और जो ये आदमी B को दिया है चेक, तो B आदमी अगर चेक SBI में जमा किया है, तो SBI एक सेम चेक का फ़ोटो इसको भेज देगा, दोनों चेक का फ़ोटो मैच होगा और फिर इसको अप्रूवल मिल जाएगा ऑनलाइन और पैसा पेमेंट हो जाएगा। तो ये लेंदी प्रोसेस नहीं है, सब फ़ोटो से हो रहा है, इसको हम लोग चेक ट्रांकेशन सिस्टम बोलते हैं। और इसी को जो चेक करके बैलेंस करके जो दिया, उसको हम लोग बोलते हैं चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ठीक है, समझ में आया, ये है। अब आगे देखते हैं डिजिटल पेमेंट या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है ई पेमेंट पढ़ेंगे, कार्ड पेमेंट, ये सब। तो देखिए, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, इसके तहत RBI को पावर है कि जितने भी ई पेमेंट होता है, UPI है, भीम है, कार्ड पेमेंट होता है, सबको वो रेगुलेट करता है। किस एक्ट के तहत, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। इसी में एक कॉन्सेप्ट है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS का मतलब ये है, ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है और ब्रांच लेस। जैसे मेरा ब्रांच, मान लीजिए मैं झारखंड का हूँ, मैं गया दिल्ली, और मुझे पैसा निकालना है, ठीक है, अपने
मेरा अकाउंट किस में है, SBI में है, गिरिडीह में, झारखंड में, और मुझे दिल्ली के SBI से पैसा मान लो निकालना है। तो पहले क्या होता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अब क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के कारण क्या है, जितने भी ब्रांचेज हैं SBI का वो आपस में पूरा क्या है, लिंक है। तो हम दिल्ली के ब्रांच से आराम से SBI में अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, RBI का सेंट्रलाइज डेटाबेस है, जिसके तहत जितने भी बैंकिंग है वो आपस में एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। बैंकिंग सॉफ्टवेयर है सेंट्रलाइज डेटाबेस का, ठीक। ब्रांचलेस बैंकिंग, ब्रांच से मतलब नहीं है, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। उसी में ये कौन क्वेश्चन पूछा था 2016 में, देखिए क्या पूछा था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, देखिए कितना आसान पूछता है। इट इज़ नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांचेज विच इनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर ओपन देयर अकाउंट। सही है, यही बताया आपको अभी। क्या ये RBI के द्वारा इफर्ट है कमर्शियल बैंक को कंप्यूटराइजेशन के द्वारा कंट्रोल करने का, ये सब जो टर्म होते हैं ना, कंट्रोल और रेगुलेट, तो ये सब अच्छे टर्म नहीं है। और वैसे भी देखिए ये कोई रेगुलेट नहीं कर रहा RBI, ठीक है, ये तो गलत हुआ। तो मेरा अगर 2 को मैं हटाऊँ तो 2 हटाऊँ 2 हटाऊँ, बचा 3 ऑप्शन को मुझे चेक करना है। इज डिटेल्ड प्रोसीजर बाई विच ए बैंक विथ ह्यूज NPA एसेट्स इज टेकन ओवर। ये ऐसा है क्या, NPA से कुछ है इसमें, नहीं। ऐसे मेरा क्या होगा, क्या पूछा है, टर्म किस चीज़ से, क्या होगा A, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ डिजिटल पेमेंट सिस्टम होते हैं जो आप भी यूज करते होंगे। एक होता है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक होता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और एक होता है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक। तो देखिए इसमें ऐसा करते हैं, चूँकि अब 25 मिनट हो भी गया है, तो आप देखिए 12 पेजेज को पढ़ लिया, कितने मिनट में, 25 मिनट में, लेकिन मतलब पर पेज 2 मिनट लग रहा है। इसी तरह जो अगर हम 1000 पेज कंप्लीट करें तो हमें लगेगा 2000 मिनट के आसपास। पर इसको 60 से डिवाइड कर दें, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो तकरीबन जो है ये हो गया 35 घंटा लगेगा आपको पूरा पढ़ने में, ठीक है। फिर उसको रिवीजन कर लेंगे, जल्दी जल्दी तो हो जाएगा, तो जल्दी से हम लोग अच्छे से आराम से कर लेंगे। अभी तक के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड अच्छे से पढ़ाई करें, और हम लोग साथ में मिल के जो है प्रीलिम्स निकालेंगे। हैप्पी स्टडी एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल 0IS। थैंक यू वेरी मच।